हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पे। जैसा आप जान रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एसएससी जीडी के लिए जो आपका PYQ है, यानी कि पिछले साल के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और तो उस पर जो सवाल आप पे बन सकते हैं उससे रिलेटेड करंट अफेयर से भी लेकर या फिर जो भी स्टैटिक का है वो हम लोग कंटिन्यू उसको कर रहे हैं। तो आज हम लोगों का कौन सा शिफ्ट होगा, तो ये 10 जनवरी का होगा, लेकिन शिफ्ट कौन सा होगा, सेकंड होगा। ठीक है, सेकंड होगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा कि तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डैश डैश और फिर डैश डैश के दौरान होती है। मतलब किस महीने में होती है, ये कह रहा है तमिलनाडु तट पर। अक्टूबर और नवंबर में, अप्रैल और मई में, अगस्त और सितंबर में, मई और जून में। इसके लिए सही आंसर क्या है, अक्टूबर और नवंबर में। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है, सर्दियों के समय, ध्यान रखेंगे, सर्दियों के समय लौटते हुए मानसून से अब लौटते हुए मानसून, उसको हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। लौटते हुए मानसून से चेन्नई के तट या फिर तमिलनाडु कह सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग कोरोमंडल तट भी कह सकते हैं, क्योंकि चेन्नई को तट के कोरोमंडल तट भी कहते हैं। तो चेन्नई के तट या फिर आप कोरोमंडल तट भी कह सकते हैं, जैसा ऑप्शन दिया हो। कोरोमंडल तट पर क्या होती है, वर्षा होती है। तो आ जाए कि सर्दियों के समय दक्षिण भारत में वर्षा कौन सी मानसून करती है, तो लौटते हुए मानसून करता है, उत्तर पूर्वी मानसून करता है। तो लौटते हुए मानसून को हम लोग और क्या कहते हैं, इसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं या प्रत्यावर्तित मानसून भी इसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत में सबसे अधिक वर्षा कौन सी मानसून करती है, लगभग 75% वर्षा भारत में कौन सी मानसून करती है, तो बताएंगे दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, जो सितंबर या जून सितंबर के माह में आती है ये। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में भारत में त्रिपुरा राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है। अरुण सिंह को, राधा मोहन दास को, बिप्लब कुमार देव को, मरियम सेंगमा को। ये है कौन, बिप्लब कुमार देव। ठीक है, बिप्लब कुमार देव। देखो, राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में सीट कुल कितनी है, सीट है भाई 250। लेकिन वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में भाई इसमें सदस्य कितने हैं, तो सदस्य हैं टोटल 245। कितने हैं, 245। इसमें से अगर आप देखते हैं 245 में से, तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि 233 है, 233 सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। ठीक है, निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति क्या करेगा, मनोनयन करेगा, मनोनीत करता है। ठीक है, 12। तो मेरे हिसाब से कितने हो गए, 45 हो गए ना, 45 हो गए, 245 हो गए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब त्रिपुरा के समय सीएम कौन है, त्रिपुरा के सीएम कौन है, तो माणिक साहा है ना, ये है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाला पहले भारतीय थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, रहीमतुल्लाह सयानी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये है सत्येंद्रनाथ टैगोर। भाई इन्होंने सिविल सेवा में कब परीक्षा उत्तीर्ण की थी, 1864 में। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रगुरु कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, राष्ट्रगुरु कहते हैं। ठीक है, ये सुरेंद्रनाथ को राष्ट्रगुरु कहते हैं। रहीमतुल्लाह सयानी, आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था ना,
कोलकाता अधिवेशन कब? 1896 में। ये क्या थे? अध्यक्ष थे। इसमें ये क्या थे? इसमें ये अध्यक्ष थे ना, इसमें अध्यक्ष थे, इसमें अध्यक्ष थे। और इसमें भाषण में क्या, राष्ट्रगान भी तो गाया गया था पहली बार, राष्ट्रगान हुआ था फर्स्ट टाइम, ठीक है, इसी के समय। ठीक, बाकी रविंद्रनाथ टैगोर जानते ही हो कि 1913 में इनको क्या मिला? साहित्य का क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि। किसके लिए? गीतांजलि के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो डैश डैश से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है, मुख गुहा से, ग्रास नली से, अमाशय से, मलाशय से। तो देखो ये मुख गुहा से लेकर, ठीक है, मुख गुहा से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? तो नीचे गुदा तक जाता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है पूरी, एक लंबी नली मुख गुहा से क्या होगा? प्रारंभ होगा, ठीक है। अब देखिएगा ये सवाल आप ध्यान कीजिएगा कि जो आपकी छोटी आंत होती है ना, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में ही क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका प्रोटीन का क्या होता है? पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, ठीक है। अगर बड़ी आंत की बात करते हैं, बड़ी आंत की बात करते हैं तो यहाँ पर जल का अवशोषण, जल का क्या होगा? अवशोषण होगा, ठीक है, जल का अवशोषण। और जो चीज़ें नहीं पचेंगी वो बड़ी आंत में आती हैं और गुदा द्वारा बाहर मल के रूप में निकल जाती हैं। तो छोटी आंत प्रोटीन का पाचन होता है, यहाँ पे याद रखिएगा। हालांकि ऐसा नहीं केवल प्रोटीन का पाचन होता है, इसके अलावा लेकिन प्रोटीन का पाचन अंतिम रूप से, पूर्ण रूप से यही होता है, ठीक है। तो शरीर, आपकी जो बॉडी हो है, वो भोजन से जो पोषक तत्व होते हैं वो यहीं से उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी भोजन, जो आपका भोजन का जो भोजन है, भोजन से जो पोषण प्राप्त होता है वो यहीं छोटी आंत से ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो प्रोटीन का पाचन यहाँ तो हो जाता है, आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला है कि स्किल इंडिया मिशन की शासी परिषद की अध्यक्षता डैश डैश करते हैं। कौन करते हैं भाई? ये करते हैं प्रधानमंत्री तो करते हैं, ठीक है। अब देखो स्किल इंडिया जो मिशन है ये कब शुरू हुआ था? स्किल इंडिया मिशन ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था 15 जुलाई 2015 का शुरू हुआ था। क्यों शुरू हुआ था? ताकि भारत को एक स्किल, मतलब कह सकते हो लोगों को प्रशिक्षण देकर उनके अंदर एक स्किल, एक कह सकते हो उनके गुण, एक कौशल दिया जाए ताकि वो अपना रोजगार स्वयं कर सके, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। और आप देखोगे एक और भी है डिजिटल इंडिया, सुना होगा, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। ये कब शुरू हुआ था? डिजिटल इंडिया, तो ये भी देखो शुरू हुआ था इसी समय, यानी लेकिन थोड़ा सा टाइम में अंतर है, 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना है? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, ये इसका क्या था? उद्देश्य था, ठीक है। ये इसका क्या था? उद्देश्य था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना तथा 6ठी पंचवर्षीय योजना के मध्य योजना को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इंटीग्रेटेड रोलिंग इक्वलिटी फॉरवर्ड। तो ये तो यहाँ पर रोलिंग प्लानिंग आया था ना, अनवरत योजना। ये क्या है? रोलिंग नहीं आया था, प्लान मोरारजी देसाई लेकर आए थे। तो ये कौन सा है? 5वीं और 6वीं। तो देखिएगा जो 5 ईयर प्लान है, यानी कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ये कब से कब चला था? तो ये चला था 1974 से लेकर 1979 तक,
ये तो चला था 5 ईयर प्लान, ठीक है भाई। और देखो फिर आप देखो 5 ईयर प्लान आया था, ये कब से कब आया था, तो ये चला था 1980 से लेकर 1985 के बीच चला था। अब इसी के बीच में एक दूसरी मोरारजी देसाई की सरकार जब बनी, एनडीए की सरकार बनी, तो उन्होंने अपनी नई योजना लेकर आए, एक एक साल के लिए लेकर आए, उसको बोले तो रोलिंग प्लानिंग या अनवरत योजना, ठीक है। तो इसमें आया, इसी के बीच में क्या आ गया, देखो यहाँ पे इसी के बीच में थोड़ी सी लाइन, इसी के बीच में क्या आ गया आपका, तो अनवरत योजना, अनवरत हिंदी में कहते हैं अनवरत योजना। कब से कब तक, तो 1978 से लेकर 1980 के बीच में चला था क्या, अनवरत योजना चली थी, है नहीं। तो ये जो 5th ईयर प्लान है, ये भी कांग्रेस की सरकार थी तो आया था, लेकिन बीच में सरकार बदल गई, तो ये कौन लेकर आया है अनवरत जो प्लान, ये किसकी देन थी, तो ये थी मोरारजी देसाई, ठीक है। ये उस समय पीएम थे, ठीक है। तो ये पहले गैर कांग्रेसी पीएम है ना, ये क्या है, ये क्या थे, प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम, ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम। तो ये लेकर आए थे अनवरत योजना, ठीक है। ये क्या लेते हैं, अनवरत योजना, यही लेकर आए थे। बाद में फिर जैसे कांग्रेस की सरकार आई तो फिर 5 वर्षीय योजना शुरू कर दिया था। घुमंतू पशुचारण में चरवाहे अपने चारों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश और डैश के लिए निर्धारित मार्ग में भ्रमण करते हैं। भाई पशुचारण जो चरवाहे होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्यों जाएंगे, किसके लिए जाएंगे, पैसे और पानी के लिए, आश्रय और चारे के लिए, आश्रय और पैसे के लिए, चारे और पानी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, किसके लिए, भाई चारे के लिए। और किसके लिए जाएंगे, पानी की खोज में जाएंगे, है नहीं भाई, दो ही उनकी आवश्यकता है, चारा और पानी, चारा और पानी, ठीक है। इन्हें खाना बदोश जनजाति कहते हैं, खाना बदोश जो एक स्थान पर न रहे, इनकी कोई निश्चित घर ना हो, है नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते रहें, है नहीं, खाना बदोश आ जाए आपको कि खाना बदोश क्या होता है, खाना बदोश, है नहीं। तो इनका काम क्या है, इनका निश्चित घर नहीं होता है, खाना बदोश जो होते हैं जनजातियां, निश्चित घर नहीं होता है, ठीक है। ये क्या करेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं, भ्रमण करते भैया रहते हैं ये लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केस फौजदारी कानून के अंतर्गत नहीं आता है, फौजदारी के अंतर्गत नहीं आता है। तलाक विवाद, दहेज के लिए तंग करना, अपराध, चोरी या हत्या। देखो फौजदारी के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो देखो फौजदारी का मतलब क्या हो गया, फौजदारी मतलब हो गया ये कुल मिला के भाई आपराधिक मामले होते हैं, ये क्या होते हैं, आपराधिक मामले, इनको कहते हैं आपराधिक मामले, ठीक है। तो ये देखो दो तलाक विवाद है ना, ये नहीं, ये तो है कौन सा, दीवानी मामला भाई, दीवानी मामला होता है, जैसे सिविल केस भी कहते हैं, सिविल केस कहते हैं। तो ये नहीं है, बाकी तीनों तो हैं, ये तीनों तो हैं, ये तीनों क्या है, ये तीनों फौजदारी कानून के अंतर्गत आते हैं, फौजदारी कानून के अधीन ये आते हैं, ठीक है। बाकी जो तलाक विवाद है वो दीवानी मामले के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया भाई क्या होती है, देख लो यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। पीबी कॉपर क्लोराइड, लेड क्लोराइड कॉपर, मतलब ये कौन सी प्रक्रिया है जिसमें आपको रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए।
रेडॉक्स प्रक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स प्रक्रिया में क्या होता है कि एक ही समय में क्या हो, एक ही समय में जब ऑक्सीकरण और ऑक्सीकृत दोनों की प्रक्रियाएं हो, यानी उसमें क्या हो कि ऑक्सीजन लिया जाए और हाइड्रोजन खोया जाए, दोनों प्रक्रिया एक साथ हो, तो उसे कहते हैं रेडॉक्स की प्रक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या है देखो, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, मैग्नीज क्लोराइड और जल और क्लोराइड, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि ये वाला आपका सही है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजावाहक कौन था? ध्यानचंद, लाल शाह बुखारी, जफर इकबाल या पुरमा बनर्जी? तो इसमें है कौन? पुरमा बनर्जी। ये देखो कितना अच्छा सवाल है कि ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजावाहक कौन था। इसका मतलब ये भी हो गया कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया, है नहीं, पहली बार भाग लिया होगा तभी तो ऐसा ये ध्वजावाहक बनेंगे, तभी ध्वजावाहक बनेंगे। पुरमा बनर्जी, ये कौन है? पुरमा बनर्जी। तो ये ओलंपिक कहाँ हो रहा था? तो कह सकते हैं कि 1920 में बेल्जियम के एंटवर्प शहर में, ठीक है भाई, यहाँ पे हो रहा था, मतलब यहीं पे हो रहा था, ठीक है, ये इसमें थी, ठीक है। ध्यानचंद को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यानचंद को कहते हैं द विजार्ड। बाकी हॉकी के जादूगर तो कहते ही कहते हैं, ये हॉकी के जादूगर तो है ही है। जादूगर, ठीक है, कहाँ के हैं? इलाहाबाद के हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है? इलाहाबाद हुआ है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस इनकी जयंती भी मनाते हैं, ठीक है। लाल शाह बुखारी, ये कौन है? ये है ब्रिटिश भारतीय हॉकी खिलाड़ी, ये भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो थोड़ी सी ओलंपिक की बात हुई ना, तो थोड़ा यहाँ पे देख लो भैया, ओलंपिक जो थोड़ा करंट से जोड़ के देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर 33वां पेरिस ओलंपिक 2024, पेरिस यानी कहाँ हुआ है? फ्रांस में। किस नंबर का है? 33वें नंबर होता है। प्रत्येक 4 साल बाद होता है ओलंपिक्स। कितने बाद होते हैं? 4 साल बाद होते हैं, ठीक है। ये 33वें नंबर का है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि भारतीय ध्वजावाहक कौन था? ध्वजावाहक कौन था इसमें? तो 2 लोग थे। एक कौन थी? पीवी सिंधु। कौन थी? पीवी सिंधु। और एक थे शरथ कमल। तो शरथ कमल का संबंध तो है टेबल टेनिस से, टेबल टेनिस से, और इनका संबंध है बैडमिंटन से, बैडमिंटन से, ठीक है। ये लेकिन ये जब समाप्त हुआ, समापन ध्वजावाहक कौन थे? तो इसमें भी 2 ही लोग थे। कितने लोग थे? 2 लोग। एक का नाम था मनु भाकर, मनु भाकर, जिनका संबंध है किससे? शूटिंग से, हरियाणा की हैं, शूटिंग से इनका संबंध है। और दूसरे कौन है? तो पी आर श्रीजेश। तो ये क्या है? गोलकीपर है ना, गोल कीपर है भाई। हॉकी संबंध रखते हैं, हॉकी है नहीं, हॉकी। अब ये जो 33वां पेरिस ओलंपिक जो हुआ है, इसमें अगर देखा जाए तो जो भारत के पास मेडल आए थे वो टोटल कितने आए थे? टोटल हमारे लग रहा है 7 आए थे क्या? टोटल कितने आए थे? टोटल 7 या 6 आए थे। कितने आए थे? टोटल 6 आया था, यानी कि 1 + 5। एक तो क्या था? रजत, और 6 क्या थे? कांस्य। 6 क्या थे? कांस्य, ठीक है। तो रजत कितने जीता था? ये तो नीरज चोपड़ा ने जीता था ना, रजत
किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा थे। मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीता है एक ही इवेंट में, शूटिंग में, है नहीं, एक सिंगल में और एक मिक्स में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, सिंगल और मिक्स वाले में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। अब 34वां अगर आ जाए कि भाई 34वां ओलंपिक कहाँ होगा, 34वां ओलंपिक जो होगा 2028 वाला, ये कहाँ पे होगा? तो बताएंगे ये होगा लॉस एंजिल में, लॉस एंजिल में होगा, यूएसए। ठीक है ना। अब देखो हर साल क्या होता है, पैरालंपिक भी होता है जिसमें दिव्यांग खिलाड़ी हमारे क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो ध्यान रखना, पेरिस पैरालंपिक 2024, ठीक है, 24। इसमें ध्यान रखिए। अच्छा, ये वाला इवेंट जो हुआ था ना, ये कब से कब तक चला था? ये कब से, ऊपर वाला कब से कब तक ये चलने की बात आएगी, तो ध्यान, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला था। ये कब से कब चला था? तो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक। कितना? 11 अगस्त तक ये चला था 2024। ठीक है, ओलंपिक। ठीक है, अब ये जो पेरिस पैरालंपिक हुआ है, ये कब से कब तक चला है? देखो ये भी 8 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 8 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा। तो ये चला था 24 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2024 तक चला है। ठीक है, इसमें ध्यान रखोगे, किसमें? ध्वजावाहक भाई किसे बनाया गया था? ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? तो कहोगे ध्वजवाहक 2 लोगों को बनाया गया था। कौन से वो 2 लोग थे? एक का नाम था सुमित अंतल, और दूसरे कौन है? तो भाग्यश्री जाधव। भाग्यश्री जाधव। तो सुमित अंतल का तो संबंध है किससे? जेवेलियन थ्रो, यानी कि भाला फेक, जेवेलियन थ्रो। ठीक है, और भाग्यश्री जाधव का संबंध है शॉर्ट पुट का संबंध है शॉर्ट पुट। ठीक है, तो अभी इवेंट खत्म होगा तो पता चलेगा, है नहीं, आज ही तो हमें लग रहा है 8 सितंबर इवेंट खत्म, तो पता कि इसके समापन में कौन था। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अभी 8 सितंबर आज है, अभी ओलंपिक हमारे हिसाब से लग रहा है कि खत्म होने वाला होगा, पैरालंपिक। ठीक है, खत्म होने वाला होगा। ठीक है, अभी तक का हमने ये देखा है कि टोटल 29 मेडल आज की डेट में आ चुके हैं। हो सकता अपडेट हो गया होगा, तो नहीं पता है। टोटल 29 हैं, उसमें 7 जो हैं वो गोल्ड। 7 क्या हैं? 7 गोल्ड हैं। आपने नाम सुना अवनी लेखरा, शूटिंग में उनको गोल्ड प्राप्त हुआ है। प्रवीण कुमार को भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को प्राप्त हुआ है। और मेरे हिसाब से पैरालंपिक में कैसे खिलाड़ी भाग लेते हैं, इसमें ध्यान रखना, इसमें दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। ठीक है, ये भी 4 वर्ष बाद ही होता है। ठीक है, ओलंपिक होता है, उसके बाद में पैरालंपिक होता है। तो जहाँ पे ओलंपिक होगा वहीं पे अगले मतलब उसी के बाद आपका पैरालंपिक होता है। देखो ये आ गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान के सम्मान में हिंदू माह के कब मनाया जाता है भाई? तो महाशिवरात्रि ये तो फागुन में होता है ना, होली वाले के आसपास में, फागुन। तो ये होता है फागुन वाले महीने में होता है। फागुन ये क्या होता है कि हिंदी कैलेंडर का 12वां यानी कि अंतिम महीना है ना, अंतिम माह है नहीं, अंतिम माह ये है नहीं, अंतिम माह है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रथम माह है, प्रथम माह है हिंदी कैलेंडर का। ठीक है, तो आप देखा 21 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? 21 मार्च को हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार। अच्छा बताना, दीपावली हम लोग दीपावली ठीक रहेगा, दीपावली कब मनाते हैं? दीपावली कब मनाते हैं? तो कहेंगे ये कार्तिक में मनाते हैं। क्या ये हम लोग कब मनाते हैं? तो ये हम लोग कार्तिक में मनाते हैं। ठीक है,
कब मनाते हैं ये हम लोग? कार्तिक में मनाते हैं, कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, कब मनाते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को मनाते हैं। ठीक है, एक आपने सुना होगा सिगमो फेस्टिवल, सिगमो फेस्टिवल, ये कब मनाते हैं? ये भी मनाते हैं, ये फागुन मनाते हैं भाई। ये कब मनाते हैं? फागुन में मनाते हैं। इसके अलावा एक और भी बनेगा आपको, जिसे हम लोग बोलते हैं होली। होली तो फागुन पूर्णिमा को मनाते हैं। जो होली है ये फागुन पूर्णिमा को मनाते हैं। होली फागुन पूर्णिमा को मनाते हैं। ठीक है, हम लोग फागुन में ही खाटू श्याम मेला लगता है नहीं? खाटू श्याम मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है, सीकर जिला है, सीकर जिला राजस्थान। ये भी कब लगता है? तो ये भी लगता है फागुन माह में ही लगता है। कब लगता है? फागुन माह में ही लगता है। ठीक है, बाकी बहुत सारे फेस्टिवल हैं भाई। अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं उड़ीसा में सुना होगा नुआखाई त्यौहार, है नहीं? बथुकम्मा, ये उड़ीसा का बहुत ही फेमस है। ठीक है ना। आगे जाओ, अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? अच्छा, 2022 में कौन थे? सीताराम येचुरी, डी राजा, विनायक विश्वास, इंद्रजीत गुप्ता। तो ये कौन थे? डी राजा। कौन थे? डी राजा। अब देखो, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है जिसे बोलते हैं सीपीआई, सीपीआई, ठीक है, सीपीआई, इसका कैसे गठन जो हुआ था, वो गठन हुआ था 26 दिसंबर 1925 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था इसका गठन? तो कहेंगे ये कानपुर में हुआ था, यूपी में, कानपुर यूपी में। यानी भारतीय कम्युनिस्ट मतलब कम्युनिस्ट पार्टियों सबसे पुरानी पार्टी यही है, सीपीआई। कौन सी है? सीपीआई। ठीक है, इसकी अगर बात करें संस्थापक के रूप में, तो संस्थापक के एक नाम बड़ा आता है, वो है एम.एन. रॉय का, एम.एन. रॉय का। बाकी इनकी पत्नी भी इसमें इंक्लूड थी इस वाले में। ठीक है, तो ये सीपीआई ध्यान रखना। आगे जाओ, सदरम पीवी बालाकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम या फिर लावड़ी? या फिर लावड़ी के लिए दिया गया। देखो इसमें क्या सही होगा? कथकली। क्या होगा? कथकली के लिए दिया गया। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। मोहिनीअट्टम भी यहीं का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिल नाडु का शास्त्रीय नृत्य है। बाकी लावड़ी जो है ये लोक नृत्य है, लोक नृत्य है। कहाँ का है? ये है महाराष्ट्र का। ठीक है, इसके अलावा तमाशा भी तो यहीं का है, महाराष्ट्र का। ठीक है, तमाशा, ठीक है, तमाशा, ये भी लोक नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, महाराष्ट्र का हो जाएगा। अगला है, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही डैश डैश तैयार होता है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है इसका? देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू आय। नाम मात्र रचना, वास्तविक ढांचा, वास्तविक डीजीपी या सांकेतिक ढांचा। तो ये तैयार होता है सांकेतिक ढांचा से। क्या होता है? सांकेतिक ढांचा से। ठीक है, अगला जाओ। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बताओ इसमें। मिजोरम, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। जहाँ सबसे अधिक साक्षरता होगी वही तो होगा ना। तो ये केरल, चाहे महिला की बात करें या पुरुष की बात करें, साक्षरता तो यहीं पर ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन भारत की साक्षरता दर कितनी है जरा अगर ये पूछे, भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो हमें बताना पड़ेगा भारत की है तो 74.04%। ठीक है, इतना है। ठीक है, 74.04%। ये किसका है? तो भारत का है। ठीक है, ये भारत का है। लेकिन यही ध्यान रखना कि सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो फिर बताना पड़ेगा, बिहार नहीं जाना है भाई, कहाँ चलना है? राजस्थान। ध्यान देना। तो सबसे कम
महिला साक्षरता कहाँ पे, राजस्थान में है, बिहार में नहीं है। बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, ठीक है। बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, लगभग 63.8% है ये, ठीक है। ये है सबसे कम। इसके बाद में राजस्थान दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। तो ये ध्यान रखिएगा, केरल इसमें क्या है, आगे है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सेंसांग के अनुसार, ये भाई ह्वेनसांग है, थोड़ा सा नाम थोड़ा है, ये ह्वेनसांग है। ह्वेनसांग के अनुसार बौद्ध मठ डैश डैश नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। सबसे युवा भिक्षु, मठ के प्रमुख, सबसे पुराना भिक्षु, द्वारपाल, ठीक है। वैसे सही आंसर क्या है इसका, द्वारपाल, ठीक है ना। जैसे जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना बिहार में, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, इसको किसने बनवाया था, इसको बनवाया था कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने इसको बनवाया था, इसको बनवाया था। तो यहाँ पे जब हम लोग कह सकते हैं उस समय के ज़माने के जब लोग यानी विदेशों से जब पढ़ने आते थे तो उनसे भाई सवाल पूछ जाते थे। जैसे इस समय इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना यूनिवर्सिटियों में ग्रेजुएशन करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, वैसे यहाँ पे सवाल पूछ जाते थे। अगर आंसर दे गए तो फिर आपको एडमिशन मिल जाएगा, वैसे नहीं मिलेगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय ध्यान रखेंगे कि ये 2016 में कहाँ पर, यूनेस्को की सूची में इसको क्या किया गया, जगह दी गई, शामिल इसको किया गया, ठीक है। तो द्वारपाल। तो ह्वेनसांग किसके समय में आया था भारत, तो कहोगे हर्षवर्धन के समय आया था, नहीं आया था। ह्वेनसांग किसके समय भारत आया था, तो ये आया था हर्षवर्धन के समय ये भारत आया था। हर्षवर्धन के समय क्या आया था, भारत आया था, ठीक है। पुस्तक लिखी थी CU की। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपये नोट का मूल रंग कैसा है, तो ये तो रंग वाला आ गया, लेवेंडर, पत्थर ग्रे, फ्लोरेंस, चॉकलेट ब्राउन। तो ये कैसा 50 रुपये का नोट है ना, 50 रुपये का नोट है तो फिर होना चाहिए कैसा, फ्लोरोसेंट, कैसा होना चाहिए, फ्लोरोसेंट है, ऐसा ही है थोड़ा सा। पत्थर ग्रे की अगर बात करते हैं तो ये तो 500 रुपये का नोट है ना, इसका रंग तो ऐसा ही है, 500 रुपये नोट का है। चॉकलेट ब्राउन की बात करेंगे तो ये 10 रुपये नोट का है। लेवेंडर की बात करेंगे तो ये 100 रुपये का नोट है। कितने का है, 100 रुपये का है नहीं, 100 रुपये का तो है, हाँ ठीक है 100 रुपये का है। बाकी पिंक की बात करो 2000 रुपये नोट का है नहीं, और ये किसकी होगी, ये 50 रुपये नोट आपका हो गया, है नहीं, 50 रुपये का नोट हो गया, ठीक है। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने पॉइंट्स होते हैं, 11, 21, 20 या 15। तो बैडमिंटन जब खेलोगे ना तो उसमें 21 पॉइंट होते हैं। कितने होते हैं, 21 पॉइंट होते हैं, और 3 बार मैच खेलना होता है, ठीक है। 2 बार जो जीत गया वो जीत गया, तो 21 पॉइंट होते हैं, ठीक है। 3 बार होते हैं 21 पॉइंट वाले। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंध है। प्राण, तो भैया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कौन कहता है, 19 करता है, 22 करता है, 20 करता है, 21 करता है। प्राण और दैहिक वाला तो ये कौन सा है, तो 21 है। कौन सा है, 21 है। अब इसमें 20 और 22 में अगर आप देखेंगे, इसमें भी तो आपको मिलेगा ना कि हाँ कि मतलब 22 में क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। 22 में क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। 20 क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये इसमें है। बाकी इसमें तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो 21 में प्राण और दैहिक। आ जाओ, आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का मोहिनीअट्टम,
भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या मणिपुरी। तो इसके लिए सही आंसर क्या है, तो कहोगे आंध्र प्रदेश है ना, तो कुचिपुड़ी हो जाएगा, यही सही है। ठीक है, मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो ये तो केरल का है, कथकली भी यहीं का है, भरतनाट्यम तो क्या है तमिल नाडु का है, मणिपुरी तो मणिपुर का है, मणिपुर का है। ठीक है, तो कितने 8 क्या हैं आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, कितने हैं 8 हैं, ध्यान रखें कितने हैं 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली शिफ्ट में 20 क्वेश्चनों के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।